गुड मॉर्निंग एवरीवन। साइलेंस प्लीज। देखो, पिछले क्लास में हम लोग कहानी भी कुछ पढ़े थे, नागरी लिपि चैप्टर आधा के लगभग पढ़ लिए थे। इसके लेखक हैं गुणाकर मूले, ठीक है। वो नागरी लिपि के बारे में बताते हैं, उसके इतिहास के बारे में बताते हैं, उसके विस्तार के बारे में बताते हैं। नागरी लिपि वह लिपि है जो हिंदी के अलावे भी कई भाषाएं उस लिपि में लिखी गई। उत्तर भारत में नागरी लिपि को ही हम लोग देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं, जबकि देवनागरी लिपि का पुराना नाम और दक्षिण भारत में इसको नांदी नागरी लिपि बोला जाता था, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे, अभ्यास के बाद पढ़ा जा सकता है। अब इससे आगे हम लोग को आज पढ़ना है कि आगे क्या कहा जा रहा है। अब लिखा किससे जाए, किधर है, फिर शुरू से हो गया। यहाँ तक पढ़ चुके थे, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। कृपया आपस में बातचीत ना करें, अन्यथा आपसे भी शब्दार्थ सुना जा सकता। तुम वहाँ कैसे पहुँच गई? धीरे धीरे पीछे पहुँच जाएगी। यहाँ बैठना, फर्स्ट या सेकंड पे। चलो देखो, दूसरी स्पष्ट विशेषता यह है कि इस प्राचीन नागरी के अक्षर आधुनिक नागरी से मिलते जुलते हैं और इन्हें आसानी से थोड़े अभ्यास के बाद पढ़ा जा सकता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। ब्राह्मी लिपि जो पुरानी लिपि है, इसी से निकला हुआ था नागरी लिपि और सिद्धम लिपि। बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आरी। कहा यह जा रहा है कि नागरी लिपि की जो विशेषता है वो यह है कि इसका अक्षर जितना बड़ा होता है, जितना चौड़ा होता है, मात्रा भी उसी के अनुसार लगाया जाता है। लेकिन जो अन्य लिपियाँ हैं उसमें अक्षर बहुत बड़ा और मात्रा बहुत छोटा हो जाता है। तो अक्षर वही चीज़ है जैसे, और हिंदी में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें मात्रा छोटी बड़ी हो जाती है, जैसे हलंत हो गया। साइलेंस, व्हाट इज दिस? 746294 आ गया। देखो, जैसे अगर मान लो किसी चीज़ में हलंत लगाना, देखो ये यहाँ पे फंस गया। यही चीज़ हमको बहुत बुरा लगता है। इस पर भी नहीं लिखा रहा। गजब, लेजर लाइट है। चलो देखो, इधर देखो, ये तो हो गया है, आगे बढ़ते हैं। हम बता सकते हैं कि दक्षिण भारत से नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से, हाईलाइट कर देते हैं ना, लाल कलर से हाईलाइट सही रहेगा, पीला सेलेक्ट। अरे शांत रहो, ग्रीन नहीं दिखेगा। हमर मन, इसका चौड़ाई सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। मोटा करने का ऑप्शन नहीं है बुआ। हाँ आ गया, मान के बस हम बता चुके हैं। अरे हम ओए, आप शांत रहो। हम बता चुके हैं कि दक्षिण भारत क्या चल रहा है। दक्षिण भारत, अरे
यो नहीं, चुप रहोगे तुम लोग, तुम लोग शांत रहोगे। हम बता चुके हैं कि दक्षिण भारत से नागरी यानी कि नंदी नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी के मिलने लग जाते हैं, ये तो हो चुका था शायद, और उत्तर भारत से 9वीं सदी से, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि आमुक निश्चित समय से ही नागरी लिपि की शुरुआत होती है। जैसे कहा यह जा रहा है कि दक्षिण भारत में 8वीं सदी से और उत्तर भारत में 9वीं सदी से उसके साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम लोग कंफर्म नहीं कह सकते कि हाँ इस साल से उसका विस्तार होना शुरू हुआ है या इस साल से वो बना है। आमुक मतलब एकदम कंफर्म, आमुक का अर्थ दिया होगा बुक में, एकदम कंफर्म, ठीक है। आमुक निश्चित समय से ही नागरी लिपि की शुरुआत होती है। हम ये चीज़ नहीं कह सकते कि एक फिक्स समय से ही शुरुआत हुआ है, बस एक आसपास का बता सकते हैं। नहीं लिखते हैं कोई चीज़ लगभग में, पूरा एग्जैक्ट आंसर पता नहीं होता है, आसपास का हो सकता है। नागरी जैसे अक्षर कुछ पुराने लेखों में दिखाई देते हैं और पुरानी शैली के कुछ अक्षर नागरी लेखों में भी दिखाई देते हैं। कहा यह जा रहा है कि जो नागरी लिपि है उसके कुछ अक्षर पुराने लेख में दिखाई देता है। जैसे मान लो कोई चीज़ का खुदाई हुआ, मान लो अभी सिंधु सभ्यता का खुदाई हुआ, उसमें कुछ ऐसे चीज़ मिले हैं जिस पर बहुत पहले का कुछ चित्र बना हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, बट वो उसको पढ़ नहीं पा रहे कि आखिर क्या लिखा हुआ है, कौन सा लिपि है, कुछ उसका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। तो उसी तरह से नागरी लिपि, जो नागरी लिपि है वो कुछ पुराने लेखों पर लिखा हुआ मिला है, नागरी लिपि टाइप का, और नागरी लिपि में भी कुछ पुराने लेख हैं, दोनों एक दूसरे में मिला हुआ है। अब हमें यह देखना है कि इस नई लिपि को नागरी, देवनागरी, नंदी नागरी क्यों कहते हैं। मतलब ये जो लिपि है इसका नाम नागरी, देवनागरी और नंदी नागरी क्यों पड़ा। लिपि का नाम नागरी, उत्तर भारत में देवनागरी, दक्षिण भारत में नंदी नागरी। नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। मतलब कोई कह रहा है कि इसका अर्थ ये होना चाहिए, कोई कहता है इसका अर्थ ये होना चाहिए, ये शब्द यहाँ से आया, ये शब्द यहाँ से, सबका अपना अपना मत है, इसलिए मतभेद ज़्यादा है। जहाँ पे सबका अपना अपना मत होता है वहीं पर मतभेद ज़्यादा होता है। एक मत के अनुसार गुजरात के नगर ब्राह्मणों ने पहल इस लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। जैसे एक पहल ये है कि गुजरात के नागरी ब्राह्मणों ने इसका इस्तेमाल सबसे पहले किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, नागरी लिपि। इस मत को स्वीकार करने में अनेक अड़चनें हैं। मतलब इस मत को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि हाँ गुजरात के ब्राह्मणों ने पहले, गुजरात के एक नगर के ब्राह्मणों ने पहले इसका इस्तेमाल किया था, इसलिए इसका नाम नागरी है। इसको सब स्वीकार नहीं कर रहा है, कुछ परेशानियां अड़चन, कोई कह रहा है हम नहीं करेंगे, ये कारण है वो कारण है, ठीक है। एक अन्य मत के अनुसार, एक कोई दूसरा मत है, बाकी नगर सिर्फ नगर हैं, बाकी नगर सिर्फ नगर हैं, परंतु काशी देवनगरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पर। सब लोग अपने अपने हिसाब से मत दे रहे हैं। एक ऐसे लोग बता रहे हैं कि बाकी सभी नगर तो सिर्फ नगर है, लेकिन जो काशी है, यूपी में जो काशी जगह है वो देवनगरी है। क्या है, देवनगरी। तो देवनगरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि, जो काशी वाले एरिया हैं वहाँ पे जो सबसे पहले प्रयुक्त लिपि हुआ उसका नाम क्या रखा गया, देवनागरी, ठीक है। स्पष्टतः यह एक संकुचित मत है। मतलब स्पष्ट है कि यह एक संकुचित मत है, ये अपने हिसाब से बनाया गया है कि हाँ हो सकता है कि देवनागरी नाम पड़ा है तो देवों की भूमि, देवों की नगरी, तो वहाँ से देवनगरी हो सकता है। नागरी लिपि तो ब्राह्मणों की नगरी से नागरी बन सकता है। तो ये एक सोची समझी एक हाइपोथेसिस है जो बिना कोई अथी का प्रमाण का है। अल बेरूनी ने
अपने ग्रंथ, ये एक नाम है अल्बेरूनी, अपने ग्रंथ 1030 ईस्वी 1030 ईस्वी में लिखा है कि मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल, देखो मालवा का पठार है, ठीक है, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे तुम लोग, कौन सी पढ़ा है जी, सॉरी ये चीज़ नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा है, बताओ कहाँ पे है, अच्छा हाँ चलो ठीक है, मालवा का एक पठार है, शांत रहो, ये शायद आपको हरियाणा और पंजाब के साइड है, एक मालवा का मैदान है और एक मालवा का पठार है, तो नहीं, छत्तीसगढ़ में मालवा का पठार है और पंजाब में मालवा का मैदान है, ठीक है, होता है। अतः यह स्पष्ट है कि 1000 ईस्वी के आसपास नागर या नागरी नाम अस्तित्व में आ चुका था। दरअसल यह शब्द और भी कुछ पहले अस्तित्व में आ चुका था। देखो अल्बेरूनी ने 1030 ईस्वी में लिखा है, मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है। सुनो, 1030 ईस्वी में एक बुक लिखा गया, ग्रंथ लिखा गया, वो अल्बेरूनी के द्वारा, उसमें ये लिखा गया कि मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि 1000 ईस्वी के आसपास नागर या नगर शब्द इस्तेमाल में आ गया था, वो इस्तेमाल हो रहा था यह शब्द, ठीक है। आगे देखते हैं। इतना निश्चित है कि यह नागरी शब्द किसी नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है। इतना तो कंफर्म है कि ये जो नगर शब्द है, नागरी शब्द है, ये किसी बड़े शहर से संबंधित है, ठीक। अरे बोलना ही है तो झांक कर काहे बोलते हैं। पद ताडित कम, देखो यहाँ पे ये संस्कृत का एक शब्द है, पद ताडित कम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र को नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? नगर कहते थे उस समय। हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नगर शैली कहते हैं। एक विशेष शैली को क्या कहा जाता है? नगर शैली। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। ये जो नगर या नागरी शब्द है, ये भारत के किसी बड़े शहर से संबंधित हो सकता है, ठीक है। असंभव नहीं है कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना ही हो। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता होगा। ये एक मतलब ऐसा विचार बनाया जा रहा है कि हो सकता है कि उसको अगर देव बुलाया जाता था और पाटलिपुत्र को नगर बुलाया जाता था, तो हो सकता है उस समय के हिसाब से उसको देवनगर, और वहाँ से क्या बन गया? देवनागरी। तो ये एक हाइपोथेसिस है, हाइपोथेटिकल कहानी बनाया जा रहा है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, हो सकता है संभावना। देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दिया गया होगा, यानी ऐसा कुछ हुआ होगा। है कि नहीं, हुआ था कि नहीं, कंफर्म नहीं है, ऐसा कुछ हुआ होगा शायद, लेकिन यह सिर्फ एक मत हुआ। क्या हुआ? सिर्फ एक मत हुआ। हम सप्रमाण नहीं बता सकते, सप्रमाण यानी कि प्रमाण के साथ, ठीक है, कोई भी चीज़ का प्रमाण के साथ हम नहीं बता सकते कि यह देवनागरी नाम कैसे अस्तित्व में है। मतलब प्रमाण के साथ हम नहीं बता सकते कि ये देवनागरी जो है कैसे है, कोई प्रमाण हम इसका नहीं दे सकते। ये बता सकते हो सकता है ऐसे हुआ होगा। यहाँ पर जैसे एक अभी अल्बेरूनी के बुक में मिला, तो वहाँ से एक साक्ष्य मिला कि 1000 ईस्वी के बाद ये शब्द आ गया था प्रयोग में, तो हो सकता है कि उसी समय से बन गया होगा। या फिर ये और मत बनाया जा रहा है कि पटना को नगर कहते थे और उस समय के शासक को देव कहते थे, तो वहाँ से देवनगर या फिर देवनागरी बन गया। तो यह भी एक क्या है? मत है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिल सकता है। आगे देखिए, ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों के लिपि को नंदी नागरी कहा है।
विजयनगर के राजाओं के लेख कन्नड़, तेलुगु और नागरी लिपि में मिलते हैं। विजयनगर साम्राज्य के जो भी सम्राट थे उनके जितने भी लेख हैं उसमें उनको क्या कहा गया है, तो नंदी नागरी। और राजाओं ने लेख कन्नड़, तेलुगु और नागरी लिपि में भी मिलते हैं। मतलब इन तीन चीज़ों में उनकी लेख जो है, शिलालेख हो गया या फिर कोई भी चीज़ लिखा हुआ अगर मिला है प्रमाण, तो वो इन तीनों में मिला है। जानकारी मिलती है कि विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में ही पहल वेदों को लिपिबद्ध किया गया था। मतलब इस तरह का जानकारी मिलता है कि विजयनगर साम्राज्य के समय ही जो हमारे वेद है, 4 गो वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 गो वेद हैं। तो इसको पहले लिपिबद्ध ये नहीं था, विजयनगर साम्राज्य के समय ही इसको लिपिबद्ध किया गया। जैसे मान लो कोई चीज़ छितराया हुआ है तो कोई एक आया कहा नहीं ये ऐसे सही नहीं है, इसको अच्छे से सजाइए, तो उसको अच्छे से सजाया गया, उसके उस दिन से वैसा ही है। तो ऐसा जानकारी मिलता है कि वेदों को लिपिबद्ध किया गया था विजयनगर साम्राज्य के समय। यह वैदिक साहित्य निश्चय ही नागरी लिपि में लिखा गया होगा। विद्वानों का यह भी मत है कि वाकाटकों और राष्ट्रकूटों के समय के महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नांदी नगर आधुनिक नांदेड़ की लिपि होने के कारण इसका नाम नांदी नगरी पड़ा। जैसे यहाँ पे देखो 2 लोग हैं, एक राष्ट्रकूट और एक वाकाटको। उनके समय महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध नगर था नांदी नगर, जिसका नाम अभी क्या है, नांदेड़। उसका नाम अभी क्या है, नांदेड़। लिपि होने के कारण, नांदेड़ की लिपि होने के कारण इसका नाम क्या बना, नांदी नागरी। एक और मत आया सामने कि महाराष्ट्र में एक नांदेड़ जगह है, वहाँ की लिपि होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, नांदी नागरी। लेकिन हमें नामकरण के इस झंझट में अधिक नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हमें नामकरण के इस झंझट में अधिक नहीं पड़ना चाहिए कि उसका नाम नंदी नागरी है कि नागरी है कि देवनागरी है। नगर विशेष या किसी नगर विशेष की लिपि नहीं थी, क्योंकि ईसा की 8वीं-11वीं सदियों में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। उस समय ये क्या था, सार्वदेशिक, यानी सभी देशों ने अपनाया हुआ था। कौन सा लिपि, नागरी लिपि। तो हमें नामकरण के इस झंझट में नहीं पड़ना है कि उसका नाम क्या है। हमको ये देखना है कि उसका अस्तित्व क्या है, उसका उपयोग क्या है। जब सब लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, इसका मतलब उस समय के सबसे अच्छी लिपि यही रही होगी। ठीक है, तो नामकरण के झंझट में नहीं पड़ना है। आगे देखिए, देश भर में नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिले हैं, पूरे देश भर में। इस नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत होती है। भारत इस्लाम के संपर्क में आता है और बाद में 13वीं सदी से इस्लामी शासकों का शासन आरंभ होता है। नए संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं। भारतीय समाज एवं बहुत से संप्रदायों को एक व्यापक नाम मिलता है, हिंदू समाज एवं हिंदू धर्म। देखो, उस समय तक हिंदू धर्म या फिर हिंदू समाज नाम नहीं दिया गया था। 13वीं सदी में जब औरंगजेब आया या फिर इस्लामिक जो भी इस्लामिक शासक आया, इस्लामिक, ठीक है, जैसे औरंगजेब, बाबर, झाबर जो भी है, तो वो सब जब आया तो भारत जो हुआ वो इस्लामिक प्रभाव में आ गया। और वहाँ से ये जो संस्कृत है, हिंदी है, इस सब का थोड़ा सा अस्तित्व घट गया। और उसमें जैसे औरंगजेब आया तो उसको हिंदी समझ में नहीं आता था, तो हिंदी और फारसी को मिला करके उर्दू बना दिया। अब कहा कि पूरे भारत में उर्दू चलेगा। ठीक है, क्योंकि वो फारस की तरफ से आया था, ईरान की तरफ से, तो वहाँ से फारसी लेकर के आया। ठीक है, तो वो अपना उर्दू बना लिया, तो हिंदी का प्रभाव घट गया। तो हिंदी घटा, इसका मतलब देवनागरी भी घट गया, क्योंकि उर्दू देवनागरी में लिखा नहीं जाता है, वो तो उल्टा लिखा जाता है। और उस समय के शासन आरंभ किया तो वो अपने हिसाब से चलाने लगा। अब उसी समय एक नाम दिया गया, एक हिंदू समाज और एक मुस्लिम समाज, अलग अलग हो गया।
और उसी हिंदू समाज के जो भी पूजा पाठ ये सब थे, उन सब चीज़ों को, जो भी उनका संस्कार था, शिष्टाचार था, कल्चर था, सबको क्या नाम दे दिया गया? हिंदू धर्म। तो हिंदू समाज किस धर्म के प्रति चलता है? हिंदू धर्म के प्रति। उसी समय से नाम पड़ गया। नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती हैं। 8वीं-9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। हिंदी का साहित्य कब से मिलने लग जाता है? 8वीं-9वीं शताब्दी से। ठीक है। हिंदी के आदि कवि सरहपाद 8वीं सदी के दोहा कोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है वह 10वीं-11वीं सदी की लिपि में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? तो 10वीं-11वीं सदी की लिपि में लिखी गई है। देखो, अब जैसे आपको अभी के मैप में तिब्बत देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पता है तिब्बत कहाँ है? नहीं पता? चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया है। जैसे ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर, और यहाँ नेपाल होते हुए ये अपना नॉर्थ ईस्ट के जो देश है सो यहाँ पर एक देश था तिब्बत, भारत के ऊपर बड़ा सा, जो पूरा पठार था, पहाड़ टाइप का था एकदम। वहाँ पे नहीं होता है, मतलब ये जो हिमालय पर्वत है उसके जस्ट बाद, हिमालय पर्वत की वजह से जितने भी मानसून ये सब है वो भारत में ही वर्षा कर देती है, और उसके उधर बारिश नहीं होता है। तो ये टोटल पठार क्षेत्र था, और इधर एक छोटा सा चीन था। तो 1962 में ये पूरा कब्जा कर लिया, जो चीन था पूरा कब्जा कर लिया, और 1965 में भारत का भी थोड़ा सा कब्जा कर लिया, अक्साई चीन जिसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अक्साई चीन। अब भारत का थोड़ा सा कब्जा इसलिए किया था ताकि जब हम इसको कब्जा करेंगे तो ये कहेगा काहे उसको कब्जा किया है, तो इसको भी कब्जा कर लेते हैं। तब ये अपन सोचेगा, इसका नहीं सोचेगा। ऐसा होता है ना, तो इसका नहीं सोचेगा। अब भारत 1965 में लड़ाई हुआ चीन के बीच, किसके लिए? अक्साई चीन के लिए। तिब्बत बेचारा फंस गया, और यहाँ के जो भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे सब भारत में आ गए, कुछ लोग म्यांमार में चले गए इस साइड। तो तिब्बत में किधर गया तिब्बत? यहाँ है। तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है उसमें भी नागरी लिपि में लिखा गया था 10वीं-11वीं सदी में। ठीक है। दोहा कोश मिला है। आगे देखो, नेपाल से और भारत के जैन भंडारों से भी इस काल की बहुत सारी हस्तलिपियाँ मिली। हस्तलिपि मतलब हाथ से लिखा हुआ जो हो रहा था, पहले ऐसे लिखाता था, एक इंक में बोर करके और ऐसे लिखाता था पहले। अभी तो पेन आ गया है, पहले ऐसे ना लिखा था। एगो दबात होता था जिसको क्या बोलते हैं? इंक पॉट। हाँ, अभी वो लोग ले करके चलते हैं, जो आते नहीं है घर पे, मम्मी ये सब का नाखून काटते हैं, वो उसमें बोर करके ऐसे लगाते हैं। हाँ, वो बोला। हाँ, क्या बोला? हाँ, इस तरह से। हाँ, इसमें ऐसे पेन ऐसे लगा के ऐसे ऐसे लिखते थे। ठीक है, क्या बना दिए हम। चलो शांत रहो, साइलेंस। और इस तरह से इसमें ठूस दो, ढक्कन लगा दो। ओए चलो देखो इधर देखो। इसी काल में भारतीय, फिर अविनाश आज पीछे बैठा हुआ है, लगता है भूल गया है। इसी काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बांग्ला आदि जन्म ले रही थी। इसी समय से इन भाषाओं के लेख भी मिलने लग जाते हैं। मतलब इसी समय आर्य मतलब भारत, आर्यावर्त भारत का नाम था ना जी। भारत का 5 गो नाम बिहार में आता है। बी से भारत, आई से इंडिया, एच से हिंदुस्तान, ए से आर्यावर्त, आर से रेवा। तो ये 5 गो नाम है। रेवा, रेवा नाम कभी रखा गया था ये 5 गो। इधर देखो, तो उसी समय से मराठी, बांग्ला भाषा भी जन्म ले रही थी। दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा, द्रविड़ में कितने राज्य? 4। कौन कौन? कर्नाटक, तमिल, केरल, एक और कौन बताए थे? तेलंगाना।
4 गो राज्य आता है द्रविड़ भारत में। परिवार की भाषाएं विशेषतः तमिल भाषा साइलेंस अधिक प्राचीन है, लेकिन इन भाषाओं के लेख भी इसी समय से मिलने लग जाते हैं। और जो लोग अपने आप को होशियार समझते हैं धूम धड़ाम कर रहे हैं, आ जाओ मेरे से धूम धड़ाम कर लो। हमको याद है एक दिन जिस समय स्कूल में पढ़ते थे, उस समय नहीं सरस्वती शिशु मंदिर में जाते थे, उस समय खड़िंगो बैठिंगो बहुत चलता था। एक दिन हुआ क्या कि जब अचानक से बैठे हुए थे, अचानक से सर आ गए, तो सब खड़ा होते हैं, हम भी खड़ा हो गए, ध्यान में नहीं था। अब पीछे बैठते थे, मार दिया बड़ी है, सर आए, अब वो देखे नहीं कि कौन मारा, सो मार दिया। हम उस समय हम चुप हो गए, उस समय कुछ नहीं बोले, सधा लेंगे बुआ। उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, बैठ गए। जब छुट्टी हुआ बाहर, तो अचानक से क्या हुआ, छुट्टी के समय निकला और वो साइकिल से हम लोग जाते थे आते थे, तो साइकिल खड़ा होकर थोड़ी चलाएगा, साइकिल पर सीट पर बैठ गया, ऐसा मारे कि जाके गिर गया उधर। तो बदला गजब, लास्ट से नहीं हाथे से मारे थे, हैंडल ऐसी हो गया, साइड में चला गया उधर। अब उस समय तो कोई देखने वाला भी नहीं है, सर उर तो भाई स्कूल में ही रहेंगे, रास्ते में थोड़ी देखने आएंगे कि हाँ कौन किसको मार रहा है, सो सजा लिए। उसके बाद से हमसे कभी नहीं खेला। 10 गो के बदला 1 गो में सजा लिए। तो कृपया ऐसा ना करें, मारेगा अगर कोई हेवी है 10 गो के बदला 1 गो मारेगा तो पता चलेगा कि किडनी उडनी सब फेल हो जाएगा, तो कोई ठीक नहीं है। तो ये सब अच्छा से खेलो, ज़्यादा नहीं उड़ो। हमको याद है एक दिन सिक्कर चैन हम लोग खेल रहे थे, एक लड़का को इतना मार दिया था, पकड़ के इतना पीट दिया था कि वो जाके कंप्लेन कर दिया। कंप्लेन कर दिया तो उसके बाद से सिक्कर चैन बंद। किसी को देख लिए, पूरा क्लास पिटाया था उस दिन। पूरा क्लास टोटल, जो खेला वो भी, नहीं खेला वो भी। नहीं खेला तो तू बताया कहीं नहीं कि सब खेल रहा था। तो इसलिए सब पिटाया था। हाँ, इन भाषाओं के लिए आगे देखो, दक्षिण भारत में विकसित ब्राह्मी लिपि का कुछ स्वतंत्र विकास हो रहा था, परंतु दक्षिण भारत में नागरी लिपि का भी खूब व्यवहार था। दरअसल नागरी के आरंभिक लेख में हमें विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेश से ही मिलते। देखो, दक्कन प्रदेश भी उसी को बोला जाता है, द्रविड़ भारत। द्रविड़ भारत को ही दक्कन प्रदेश बोला जाता है। कई गो पेज और हैं? चलो इसको समझा देते हैं। देखो, द्रविड़ भारत को ही दक्कन प्रदेश बोला जाता है। जैसे कि है क्या, भारत का जो अगर आप नक्शा देखते हैं, नीचे से ऐसा है, शांत रहो, और इधर यहाँ पे गुजरात है। देखो भाई, हमको हाथी बनाने नहीं आता है। और इधर हमारा नॉर्थ ईस्ट है, और इधर हमारा जम्मू कश्मीर है। और यहाँ पे एक पहाड़ है दोनों साइड से, और बीच में जो प्रदेश है उसी को बोला जाता है दक्कन प्रदेश। क्या बोलते हैं? दक्कन प्रदेश। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।